तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पे। तो आज हम जीके के कुछ प्रमुख सवाल करने वाले हैं। तो आज हम कुल मिलाकर 20 सवाल लगाएंगे और आप इनमें से कितनों के उत्तर एकदम सही देते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने उत्तर सही दिए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम कागजी समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे इनमें से कौन से दिन को शुरू किया गया था। तो यहाँ से हमें 2 सवाल बन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि पहली कागज रहित समाचार पत्र कौन सी थी भारतीय। प्रथम भारतीय कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था, पहला एक प्रश्न फंसता है। तो इसका उत्तर है द न्यूज़ टुडे। क्या है? द न्यूज़ टुडे। और फिर ये शुरू कौन से दिन किया गया था? तो 3 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था। ठीक है। और मैं ये जो प्रश्न आज करा रहा हूँ ये सभी पहले पूछे जा चुके प्रश्न हैं, इसलिए इनको हल्के मत लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या फिर आर के नारायण। तो इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। क्या है? जीवी मावलंकर हमारे प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी नियुक्त हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है पंडित जसराज इनमें से कौन से घराने के साथ संबंध रखते हैं। क्या है? पंडित जसराज कौन से घराने के साथ संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है जयपुर, किराना, मेवाती या बनारस। तो ये मेवाती खानदान के साथ संबंध रखते हैं। किससे? मेवाती खानदान के साथ संबंध रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से क्या राजस्थान में उपस्थित नहीं है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा कि उपस्थित नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी में उपस्थित है पे शायद कराएं। तो यहाँ पर है कौन सा उपस्थित नहीं है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है एकलिंजी, करणी माता मंदिर, नरवर किला या फिर जूनागढ़ किला। तो इसका सही उत्तर है नरवर किला। क्या है? नरवर किला। नरवर किला राजस्थान में उपस्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है शोर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है। शोर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। शोर मंदिर तमिलनाडु में उपस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग या फिर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के अध्यादेश। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेशों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। देखिए फिर से नहीं है, इसलिए सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा फारसी। फारसी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से रखना, ये नहीं है। 9वां प्रश्न है कारगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ये एक लोक नृत्य है कारगम, ये कौन से प्रदेश का है। तो ये है तमिलनाडु का। यहाँ ये सभी आपको साउथ की स्टेट दी गई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अभी तक था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। अब यहाँ पर है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कुल मिलाकर भाषाएं हैं कितनी आखिर। यहाँ पर ऑप्शन है 17, 19, 21 अथवा 22। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर। कितनी है? 22 भाषाएं, और उनमें से फारसी नहीं है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इनमें से हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वृहत हिमालय श्रेणी,
शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी या फिर निम्न हिमालय? तो इसका सही उत्तर है हमारा वृहत हिमालय श्रेणी, वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है खानवा और घाघरा का युद्ध, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा, इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? यहाँ पर मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं और ये कौन से मुगल शासक ने लड़ा था। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि ये बाबर ने लड़ाई की थी इसकी, ये आपको आना ही चाहिए, सब मुगल काल के बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है इनमें से कोई नहीं, ये सर्किट बेंच इनमें से कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, और आपका आज का होमवर्क है कि आपको मालूम करना है कि सर्किट बेंच होती क्या है और ये है कहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम 14वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा 14वां नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होने वाला है 30%। 30% महिलाओं का न्यूनतम यानी कम से कम अनुपात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा, यहाँ से दो सवाल बन रहे हैं। क्या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है। ठीक है, पहला प्रश्न ये बना, और फिर वो कौन सी नदी पर बना है, ये दूसरा प्रश्न है कि कौन सी नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी पर, भाखड़ा गोदावरी पे बना है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पर बना है? गोदावरी पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? आयरन स्टील कंपनी, ये तो सभी को पता होगा कि ये हमारी है कहाँ पर? हीरापुर में। कुछ लोग जमशेदपुर कह रहे होंगे पर ऐसा नहीं है, ये हीरापुर में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुणे स्थापन इनमें से कौन से साल में किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुणे स्थापन इनमें से कौन से साल में किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 2008, 2009, 2005 या 2007। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 2007। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुणे स्थापन 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में है कि इनमें से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करने का कार्य करता है? ठीक है, तो इसके सही उत्तर है SEBI। और चूंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब 19वां नंबर है महाबलीपुरम के पैगोडा किनके द्वारा बनवाए गए थे? और यहाँ पर ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, चेर या फिर चोल। तो इसका सही उत्तर होने वाला है पल्लव। महाबलीपुरम के पैगोडा पल्लव द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, और अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न है पाली भाषा में निगंठा नाटपुत्र किनको कहा जाता है? पाली भाषा की बात की गई है और निगंठा नाटपुत्र किनको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा महावीर जी को। पाली भाषा में निगंठा नाटपुत्र के नाम से हमारे महावीर जी जाने जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ धार्मिक भी है और ये हमारा ऑलरेडी ये सभी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।